नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। दर्शकों, मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं देश विदेश में विख्यात आचार्य जेपी सिंह जी, जिनसे आज हम जानेंगे मांगलिक दोष के बारे में। क्या है ये मांगलिक दोष और क्यों इससे आप भयभीत रह सकते हैं और क्यों कैसे आप इससे मुक्ति पा सकते हैं, इस बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत करूँगी आचार्य जी का स्टूडियो में। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, जैसा कि अभी मैंने कहा कि मांगलिक दोष एक भय का विषय बन चुका है लोगों में। ज़रा भी अगर आंशिक मांगलिक दोष होता है या पूर्णता होता है तो लोग भयभीत होते हैं कि जब शादी विवाह होगा तो वो बंधन सार्थक नहीं हो पाएगा। क्या ये सच होता है? देखिए, ये सबसे पहले दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गणपतये नमः। जहाँ बात हम करते हैं भ्रांतियों की, तो भ्रांतियाँ हमेशा ही भयभीत करने के लिए होती हैं। अब मांगलिक को ही ले लें, मांगलिक दोष कभी भी किसी के लिए इतना हानिकारक नहीं हो सकता कि उसे इतना भयभीत होने की आवश्यकता है। अब सर्वप्रथम इस बात को ही समझ लें कि मांगलिक दोष किस तरह से प्रभाव देता है और मांगलिक होता क्या है और मांगलिक कैसे हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। सर्वप्रथम मंगल अगर लग्न में स्थित हो, चतुर्थ में सप्तम हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो या द्वादश में हो तो मांगलिक कहलाते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि ये मांगलिक दोष यहाँ पर भंग भी होता है कि नहीं। आज के इस युग में मैं देखता हूँ जहाँ प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब मांगलिक की चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे चर्चा करते हैं जैसे न्यूक्लियर बम फटा हो या हमने किसी एक कोटा की बात करी हो कि ये कोटा रिलीज़ हो रहा है। हम अखबार उठा के देखते हैं, वहाँ जहाँ पर हम जॉब्स के लिए देखते हैं वहीं पर मांगलिक के लिए अलग सेक्टर देखा जाता है। जहाँ पर हम विवाह की बात कर रहे होते हैं वहाँ देखा जाता है कि ये मांगलिक है, बिल्कुल एक कोटा अलग कर दिया है कि हाँ जी आप मांगलिक हैं तो बिल्कुल अलग हो जाइए, आप तो बिल्कुल अछूत हो गए हैं, आप बिल्कुल साथ में मत बैठिए। जबकि ये मांगलिक दोष भंग भी हो जाता है। ये बात कब समझ में आएगी हमें कि ये भंग कैसे होता है। अभी सबसे पहली बात हम ये समझ लें कि वैवाहिक जीवन के लिए कब प्रभावी सबसे अधिक हो जाता है, जब मंगल सप्तम में बैठा हो। निश्चित तौर पर ये वैवाहिक जीवन में ये प्रभाव डालेगा। या सप्तम भाव का स्वामी होकर कहीं ऐसे दीर्घ स्थान में बैठे तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में कलह देगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि मंगल इतना प्रभावशाली क्यों होता है या इतना प्रभावशाली हम इसे क्यों मानते हैं। क्योंकि ये पराक्रम का ग्रह है, ये औज का ग्रह है और अगर हम एस्ट्रोमेडिकल के थ्रू देखें तो ये हमारे रेड ब्लड सेल्स का जो है कारक है। अब जब भी ये पीड़ित होगा, ये जब भी प्रभावशाली होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अनुराधा जी ने अभी कहा कि हमें भय युक्त रखता है ये। अब भय युक्त हम रहना चाहते हैं, इसलिए हम इसके साथ जुड़े रहते हैं। जबकि मंगल तो हमें औज देता है, मंगल तो हमें पराक्रम देता है, एक पराक्रमी ग्रह है जो हमें ये औज देता है, ये शक्ति देता है, जीवनी ऊर्जा देता है। और उसी से हम ये मान के चलें, ये भयभीत हो जाएं कि निश्चित तौर पर ये हमारे लिए हानिकारक है। अब एक आग या किसी कहें अंगारा या गैस का चूल्हा जो आपका है वो आपके लिए भय पैदा करता है क्या? आप बड़े आराम से जाते हैं, लाइटर लेते हैं और गैस पे जाकर चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, सब्जी बनाते हैं। क्या आप उससे भयभीत होते हैं? पर अगर उसी का आप ध्यान ना दें, वहाँ गलती कर बैठें, उसे खुला छोड़ दें तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट पैदा कर देगा। तो वैसे ही मंगल ग्रह की अभिव्यक्ति को समझ लें। अगर मंगल कहीं पर भी इस तरह के दोष उत्पन्न करता है, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स में कि ग्रहों की युतियां हमारे लिए क्या प्रभाव देती हैं, तो वहाँ पर मंगल के साथ अगर राहु की युति हुई तो निश्चित तौर पर अंगारक योग बन जाएगा। मंगल के साथ केतु की युति बनी तो निश्चित तौर पर वो भयावह हमारे लिए फल देगा। और अगर मंगल अस्त हुआ तो निश्चित तौर पर मंगल का प्रभाव भी क्षीण होगा। तो ऐसी स्थितियाँ हमें ये इंगित कर देती हैं कि मंगल कहाँ पर किस तरह से लाभ देता है। मैंने अक्सर देखा है समाज में एक स्थिति पैदा हो जाती है कि जिस चीज़ की चर्चा अधिक होने लगे तो लोग निश्चित तौर पर उससे भयभीत होने लग जाते हैं। आज हम मंगल की चर्चा कर रहे हैं, आने वाले एपिसोड्स में हम शनि की बात करेंगे। इसी तरह से हम शनि से भी भयभीत रहते हैं। इसी तरह से हम बाकी ग्रहों की हम बात करते हैं तो जब मंगल की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए एक ऐसा भय व्याप्त होता है जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस है। मांगलिक हो गए तो बिल्कुल आपके जीवन में अब तो ये बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया। एक शोक सभा सी बन जाती है, अरे बच्चा मांगलिक पैदा हुआ है, ओहो इसकी तो विवाह में बड़ी दिक्कत आएगी। चाहे मंगल वहाँ पर चतुर्थ में बैठा हुआ है, माता के लिए कष्टकारी है या माता के लिए लाभकारी है ये देखना नहीं है, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव जो है माता की अभिव्यक्ति देता है। तो वहाँ पर विवाह से क्या लेना देना उसका। अगर
मंगल यहाँ पर षष्टम में बैठ गया तो वो विवाह को क्या कहता है, वो रोगण स्थान में बैठा हुआ है, तो वो वहाँ वैवाहिक जीवन में क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा। अगर द्वादश में बैठा हुआ है तब भी उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, बशर्त है कि वो सप्तम भाव का स्वामी ना होकर बैठा हो। अगर ये सारी चीज़ें हम समझते हैं तो निश्चित तौर पर जब अष्टम में मंगल बैठा है तो उसकी अभिव्यक्ति को समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो रोग कारक भी है, मृत्यु तुल्य कष्ट कारक भी है। इन सारी बातों को समझते हुए हमें एक बात तो इंगित हो जाती है कि ये मांगलिक हमारे लिए लाभकारी भी है, खाली हानिकारक नहीं है। समाज में एक चीज़ सर्वथा व्याप्त रहती है कि जिस तरह की हम भाषा का प्रयोग करते हैं उसी तरह की मनोस्थिति हम बना लेते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हमें आराधना करनी है, उस परमात्मा को पाना है, उस परमात्मा को खोजना है, भगवान की पूजा करें, उसे खोज लें। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान खोया हुआ है, हम उसकी तलाश में लगे हुए हैं। आप खोए हुए हैं, आप इस माया में खोए हुए हैं, उसे कहीं नहीं खोजना है, वो आपके अंदर ही विद्यमान है, कहीं और नहीं है। तो फिर इसी प्रकार से जो ये भाषा हम पैदा कर लेते हैं अपने लिए, वो हमारे लिए निश्चित तौर पर तनाव पैदा कर देती है। जब हम ये अक्सर कहा करते हैं कि ध्यान करो, उसका ध्यान करोगे तभी वो तुम्हें कुछ देगा, अगर आप उसका ध्यान करेंगे तभी वो कुछ देगा, तो निश्चित तौर पर जब आपका ध्यान नहीं होगा तो वो आपको पर ध्यान नहीं देगा, तो आप जीवित भी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके श्वास भी उसी के दिए हुए हैं। अगर वह आपसे ध्यान हटा ले तो निश्चित तौर पर आपके श्वास भी रुक जाएंगे। आपकी जीने की कितनी चीज़ें हैं जिनके लिए आप धन्यवादी नहीं होते। मुझे एक बात याद आती है, किसी महापुरुष ने एक बार मेरे से कही, उन्होंने कहा कि बेटा तुम हर चीज़ के लिए धन्यवाद करा करो। मैंने कहा ऐसा क्यों, हर चीज़ के लिए धन्यवाद क्यों किया जाए, कारण क्या है? जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं तो वो हो गया, यदि नहीं, जब भी आप खाना खाते हैं तो उस परमात्मा का धन्यवाद करें, जब भी आप शौचालय जाते हैं तब भी उस परमात्मा का धन्यवाद करें, जब भी आप पानी पीते हैं तब उसका धन्यवाद करें। मैंने कहा ये बातें तो सब समझ में आई, इस शौचालय वाली बात समझ में नहीं आई। वो कहते हैं अगर आप मुझे बताइए, अगर आप 2 दिन शौच ना जाएं तो आपका क्या हाल होगा? निश्चित तौर पर आप बीमार हो जाएंगे, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, वो पीड़ा आपसे सहनीय नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर अगर वो सरलता से आपसे हो रहा है, आपका शरीर सारा सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, तो इस बात के लिए भी धन्यवाद करें परमात्मा को। तो यही चीज़ है कि हमारी ये सोच हमें इंगित कर देती है, या हमारी ये सोच हमें उस परमात्मा से जोड़ देती है। अब हमारी ये सोच ही उससे हमें दूर कर देती है, और हमारी ये सोच ही, हमारी ये बातें ही हमारे लिए किसी ग्रह की अभिव्यक्ति को इतना भयभीत बनाने वाली बना देती हैं कि मांगलिक होना एक अपराध नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में एक ग्रह की अभिव्यक्ति है और किस तरह से एक ग्रह हमारे जीवन में मांगलिक रूप लेता है। क्योंकि मंगल को मांगलिक कार्यों के लिए देखा जाता है, हम उससे इतना भयभीत हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि मंगल अमंगल ही पैदा करेगा। जब हम इसको समझ लेते हैं तो हमें लगता है हाँ, ये तो हमें कुछ भी नहीं कह रहा, ये तो हमें लाभ ही लाभ दे रहा है। तो इसलिए मांगलिक होने से इतने भयभीत ना हो, इसको समझें, उस ग्रह की अभिव्यक्ति को समझें, तो निश्चित तौर पर ये भय भी निकल जाएगा और आप समाज में एक योगदान दे पाएंगे उस भय को दूर करने में। क्योंकि एक एक व्यक्ति करके अगर समझने लगेंगे तो निश्चित तौर पर पूरा समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें ही नहीं पता तो हम दूसरे को ज्ञान कैसे दे सकते हैं कि सप्तम भाव में मंगल क्या करता है या अष्टम में क्या करता है। तो हम जब तक खुद ये ज्ञान नहीं लेंगे, हम दूसरों को कैसे रोक पाएंगे? जब दूसरा हमें को डराने की कोशिश करेगा तो हम उसे कैसे समझाएंगे, अरे भैया ऐसा नहीं होता है, हमें पता है कि मंगल क्या करता है। तो तभी जब आप इस ग्रह की अभिव्यक्ति को समझ लें। तो दर्शकों, आपने सुना कि मांगलिक दोष से भयभीत होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अल्प ज्ञानियों के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि सही रूप से इस बात को समझें। और आचार्य जी ने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर ही दिया है। फिलहाल अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली में मांगलिक दोष के बारे में, तो आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, आपने यहाँ पर चर्चा की कि इस मांगलिक दोष को भंग भी किया जा सकता है। तो अक्सर देखा जाता है कि आचार्य ये बताते हैं कि घट विवाह कर देना चाहिए, पीपल के साथ विवाह कर देना चाहिए, ये कितना सही होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मंगल दोष को भंग किया नहीं जा सकता, भंग होता है। अब इस भाषा में हम इसको समझ लें, इसकी अभिव्यक्ति क्या है। जब भी मंगल स्वराशि होगा या अपनी उच्चस्थ राशि में होगा, मंगल दोष भंग हो जाएगा। जब भी मंगल की डिग्रीज कम होंगी, मान लीजिए मंगल 4 डिग्री का है, अब मेरे सामने एक शेर है, अब ये कोई पूछेगा नहीं मुझसे कि वो शेर कितने वर्ष का है या कितना बड़ा है। अब शेर सिर्फ 2 दिन का है, उसने अभी जन्म लिया है, तो बिल्ली की तरह मिमियाएगा ही, नाम जरूर शेर है उसका, मैं उसे थप्पड़ मार के भगा सकता हूँ। तो क्या मतलब हुआ कि हाँ, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उस प्लैनेट के अंदर इतना दम नहीं है। अगर एक प्लैनेट
ज्योतिषीय भाषा को समझ लें, 30 डिग्री का है, यानी पूर्ण अवस्था है उसकी, बिल्कुल युवा होकर वृद्ध हो गया है 30 डिग्री का, तो उसका मध्यम यानी 24 डिग्री अगर हम मान के चलें, या हम कहें 15 से ऊपर जितनी भी डिग्रीज आएंगी वो उसकी युवा अवस्था में जाएंगी। तो जब कोई ग्रह युवा होगा तो वो आप पे पूर्ण प्रभाव देगा या आपको हानि देगा। अगर वह बिल्कुल बाल्यावस्था में है या 4, 5, 10 डिग्री का है तो वो आपका बिगाड़ क्या लेगा, वो आपको हानि क्या देगा, उससे आप भयभीत क्यों हो रहे हैं, वो सतही दोष भंग हो गया। मंगल राहु के साथ बैठ जाएगा, निश्चित तौर पर वह दोष भंग हो जाएगा। मंगल अगर वहाँ पर अपनी निचस्थ राशि में बैठेगा तो मंगल दोष भंग हो जाएगा। ये छोटी छोटी सूक्ष्मताएं जो हैं मंगल दोष को भंग करने की जो बातें हैं, ये तभी समझ में आती हैं जब हम ग्रह की अभिव्यक्ति या ज्योतिष के पूर्ण सूत्रों को समझते हैं। सिर्फ हमने मांगलिक जान लिया, मांगलिक दोष होने के भंग होने को नहीं जाना। हम जीवन भर एक चीज़ रट लगाए रखते हैं कि 27 वर्ष तक मंगल का प्रभाव रहता है, 28वें वर्ष में मंगल दोष खत्म हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है, मुझे बात समझ में नहीं आती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि किसी ग्रह की आयु है, 28 वर्ष तक मंगल का पूर्ण प्रभाव एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर 24 साल का है तो निश्चित तौर पर मंगल का पूर्ण प्रभाव है, इसीलिए वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है या उसके अंदर इतनी ऊर्जा या एनर्जी रहती है। पर मांगलिक दोष भंग हो जाना ये एक अलग बात है। अब 28 वर्ष के बाद मंगल का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, ये हमने बात मान ली कि वहाँ उसके जीवन में उस चीज़ का प्रभाव कम हो गया, पर मंगल दोष भंग नहीं हो जाएगा। वहाँ पर उस ग्रह का स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। साथ में एक चीज़ और निकल के आती है कि 28 वर्ष के बाद जो मंगल की स्ट्रेंथ कम हुई है, आप पे प्रभाव कम हुआ है, उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए मंगल की महादशा शुरू हो गई और मंगल अष्टम में बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर वह आपकी सर्जरी करवा देगा। अगर आप ये सोचें कि मंगल दोष खत्म हो गया, मांगलिक तो हट गया, पर मंगल ग्रह नहीं खत्म हो गया। मंगल ग्रह वहीं आपकी पत्रिका में विद्यमान है और वह वैसे ही प्रभाव देने वाला है। तो अगर अष्टम में वो मंगल बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर मंगल की महादशा आने पर वो प्रभावशाली हो जाएगा। ये बिल्कुल मत समझें कि शेर पिंजरे में बंद है तो वो कुछ नहीं करेगा, जैसे ही वो बाहर आएगा तो वो दहाड़ेगा, उसका समय आते ही वो अपना काम करेगा। तो वैसे ही ये मंगल भी है, जब ये अंदर है यानी कि 28 डिग्री के अंदर है तो निश्चित तौर पर ये 27-28 साल तक जो उसका प्रभाव था वो क्षीण हो गया, उसके बाद नहीं दिखाएगा। पर अगर महादशा आई तो निश्चित तौर पर दिखाएगा। इसी तरह से द्वादश की स्थिति में देख लें, द्वादश में भी इसकी यही अभिव्यक्ति है। अगर मांगलिक हैं पर अगर सप्तम से उसका कोई लेना देना नहीं है तो वो आपके लिए मानसिक कलह, कर्जे रोक देगा। पर अगर उसकी महादशा आई तो निश्चित तौर पर वो बढ़ जाएगा। अगर महादशा नहीं आती है और वहाँ पर वो मंगल दोष समाप्त हो रहा है, किसी तरीके से क्षीण हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर मंगल राहु के साथ में अंगारक योग बनाकर क्षीण होता है, मंगल दोष भंग होता है, तो निश्चित तौर पर मंगल की महादशा आने पर वो अंगारक दोष प्रभावशाली भी हो जाएगा। ये बात ध्यान योग्य देने योग्य है। हम ये ना सोचें कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोनों बातें एक साथ कैसे कह दी आचार्य जी ने। आप इसे सूक्ष्मता से समझें कि एक ग्रह का दोष समाप्त होता है, वह दोष अपनी अभिव्यक्ति नहीं खत्म कर लेता। आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए। एक जलती हुई भट्टी में से अंगारा निकाल के बाहर फेंक दिया तो जो हीट वहाँ भट्टी में वो दे पा रहा था सबके साथ मिलकर, निश्चित तौर पर वो क्षीण हो जाएगी। पर अगर वह बाहर पड़ा हुआ अपने हाथ में उठा लिया तो निश्चित तौर पर वहाँ पर वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। जी आचार्य जी, हम चर्चा जारी रखेंगे मांगलिक दोष के बारे में, लेकिन दर्शकों यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, तो ब्रेक के बाद भी रहिएगा हमारे साथ।